और एजेंडा आज तक में हमारे साथ अगले मेहमान इस समय आ रहे हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और प्रफुल्ल पटेल की खास बात उनके लुक्स के अलावा जो कही जाती है राजनीति में, वो ये है कि वो राजनीति के सबसे बड़े चुंबक हैं। स्वागत है प्रफुल्ल पटेल आपका एजेंडा आज तक में। नमस्कार रोहित। चुंबक आप और शरद पवार दोनों हैं, ये तो आपने महाराष्ट्र की सरकार बनाई उससे पता लग गया, उस पर हम आगे बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा है, आप इस एक साल को कैसे देखते हैं? देखिए, हम डेमोक्रेसी में जहां पर सब लोग मानते हैं और विश्वास रखते हैं, तो इस बात को तो उनको बधाई देनी होगी कि उनको दूसरी बार इस देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ चुनकर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उनको लोगों ने जब चुनकर दिया है तो एक साल जब आज पूरा होता है तो विश्लेषण भी करना, क्योंकि आखिर लोकशाही में ये भी जरूरी है कि हम हर चीज का विश्लेषण करें। अभी आप देखेंगे तो अभी ये पूरा देश एक कोविड के वजह से एक संकट में गुजर रहा है, और ये संकट कोई सामान्य नहीं है, विश्व का संकट है, देश के लिए भी उतना ही बड़ा संकट है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने जो फैसले किए, उसके साथ मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी कोई मतभेद रहा। पूरे विपक्ष ने, हमने, सभी लोगों ने उनके हर कदम को कदम मिलाकर साथ देने का काम किया है। लेकिन ये पूरी बातों को जब मिला जुला कर देखते हैं तो अब, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अब देश में बहुत सारी चीजों पर अब फैसले, ये भी अहम फैसले करने होंगे। यही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और हम चाहते हैं सरकार सही फैसले ले, उसमें भी हम साथ देंगे। आपने जो पिछले 2 महीने से माइग्रेंट्स का, जो लोगों का जो इश्यू हम बार बार टीवी में देखते हैं, हमने अपनी आंखों से अनुभव किया है, बहुत दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता है कि केवल उनको आपदा हुई, उन पे इतनी परेशानी आई, चलना पड़ा, लोगों को मौत का सामना करना पड़ा, वो तो एक पार्ट है। लेकिन साथ साथ में ये भी इतना ही बताता है कि इतने बड़े हमारे देश में आज भी करोड़ों करोड़ों लोग ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं कि जिसका हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। आज मोदी जी 6 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैं अभी देख रहा था, मंत्री महोदय कुछ उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। हर सरकार की उपलब्धियां होती है। उन्होंने भी अपने भाषण में कई बार कबूल किया कि मेरे अलावा भी पिछली सरकारों ने काम किया है। वैसे हमको भी उनकी उपलब्धियों को मानना पड़ेगा। लेकिन 6 साल के बाद आज भी हमारे देश में इतनी बड़े पैमाने पर गरीबी है, लोगों को अपने घरों को छोड़कर रोजगार, केवल मजदूरी करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है और इन हालातों में रहना पड़ता है। आज मुंबई में लाखों लाखों लोग पूरे देश से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमारी मुंबई की, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को लिए भी अच्छा है, फायदा है। लेकिन साथ साथ में एक कितना बड़ा मानव प्रश्न हमारे देश में इनको देखने मिला है। ये मोदी जी के लिए मैं समझता हूं कि 6 साल के बाद एक प्रकार से एक आई ओपनर होगा कि जिससे उनको भी महसूस होगा। लोगों से बात की है पिछले कुछ दिनों में, उसमें विपक्ष के नेता भी रहे हैं, उसमें सत्ता पक्ष के नेता भी रहे हैं। और अब जब आपने ये मुद्दा छेड़ दिया है माइग्रेंट्स वाला, तो बहुत सारे लोगों का यह आरोप है कि जब ये तय हो गया था जो जहां है वहां रहेगा, उसमें राज्य सरकारें अगर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती, कम से कम खाने की, रहने की, इस बात की गारंटी ले लेती मजदूरों की, तो मजदूरों के भागने की नौबत नहीं आती। क्या आपको लगता है आपकी सरकार नहीं कर पाई इस चीज को? अगर माइग्रेशन खाली मुंबई या महाराष्ट्र से और राज्यों की ओर होता तो मैं समझ सकता हूं कि इस सरकार की विफलता है। जब आपको गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, हर जगह से आपको लोग दिखते हैं कि मैंने इसलिए हर राज्य सरकार पर सवाल पूछा, इसलिए केवल महाराष्ट्र नहीं, इतना राज्य सरकार पे दोष देना ये योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने रातों रात इसको लॉकडाउन किया, ठीक है, हम उसके लिए भी कोई प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन जब इतने बड़े लाखों की संख्या में लोग जब अपने घरों को छोड़कर
और अब किसी भी सरकार की या यंत्रणा को, पुलिस को कोई समझने के, रुकने के लिए तैयार ना हो, तो क्या उनके पर लाठी चलाएं, गोली चलाएं, क्या करें? आखिर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने घरों तक जाने की, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये पूरे लॉकडाउन में बाकी सब बातों को एक बाजू रखिए, निश्चित सरकार ने जहां अच्छे काम किए हैं, सरकार को भी वक्त जरूरी था, लॉकडाउन नहीं होता तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज, इतने आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट, दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये भी उनको प्राप्त करना थोड़ा समय तो लगता ही, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के हर देश के लिए लागू था, इसलिए सरकार के उसमें मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन जब माइग्रेशन होना शुरू हुआ, मैं समझता हूं कि जो निर्णय आज ट्रेनों का चलाने का, बसेस देने का, फ्री में भेजना, जो भी कुछ है, ये अब जो निर्णय लिया जा रहा है, यही निर्णय अगर थोड़ा पहले लिया जाता, 1 महीने पहले, तो और लोग अपने अपने गांव पहुंच जाते, तो जो ये एक अफरा तफरी मची हुई है, हड़कंप मच गया पूरे देश में, इसमें हम लोगों को थोड़ी राहत मिलती और सरकार को भी, मैं समझता हूं कि ज्यादा समय इन चीजों के अलावा, जो कोविड कोरोना की जो परेशानी है, जो मेडिकल और बाकी की जो चीजें करने की जरूरत थी, कंटेनमेंट वगैरह वगैरह, इसमें ज्यादा सफलता मिलती, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए इसमें कोई हमारे राज्य की विफलता नहीं, हमारे राज्य सरकार ने, मैं दूसरों के भी राज्य सरकारों की टीका नहीं करूंगा, उन्होंने भी किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जितना काम, जितना अच्छा काम प्रशासन ने करने की कोशिश की, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, पूरे जो म्युनिसिपल कर्मचारी हो, कितना बड़ा एक ह्यूमन इशू है। मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है, मुंबई में आज 2 करोड़ लोग केवल मुंबई सिटी में रहते हैं, और उसमें से भी कितने सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये कोई आज का इशू नहीं है, ये हमेशा का है। मैं इसमें अब कोई अगर बोलेगा कि नहीं इसका दोष देना, उसको देना, हमारी सरकार ने क्या किया, ये तो अब आज इस देश का, मुल्क का इशू है, और इस मुल्क के इशू में सबने मिलकर एक दिल लगाकर एक मन से काम करने की जरूरत है। ये इस कोरोना के संकट में हमको नजर आ रहा है, लेकिन पहली बार नजर आ रहा है। आपने तारीफ की इस बात की कि कम से कम पीपीई किट में, कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज में, वेंटिलेटर्स में हम लोग थोड़े से आत्मनिर्भर हुए पिछले कुछ दिनों में, उस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया। पर उस सारे के चक्कर में महाराष्ट्र की सरकार वेंटिलेटर पे आ गई क्या? कुछ नजरअंदाजी हो गई? महाराष्ट्र की सरकार जरा भी वेंटिलेटर पर नहीं है, ये एक क्रिएशन, मीडिया का क्रिएशन है। महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल सिक्योर है, सर, कोविड सही के चल दौर रही में है। जहां लोग घर से बैठकर ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, आप शरद पवार के साथ राज्यपाल के पास जाएंगे और बोलेंगे कर्टसी कॉल था, तो लोगों को तो चिंता होगी ना सर? देखिए, राज्यपाल महोदय हमारे साथ लोकसभा और राज्यसभा में हमारे साथी रहे हैं। जब शरद पवार जी और मैं 10 साल केंद्र में मंत्री थे, उसी दौरान वे 5 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो स्वाभाविक है मिलना जुलना, हमारे एक दूसरे के संबंध थे। साल भर हो गया राज्यपाल महोदय मुंबई में आए, और उन्होंने हमसे, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक अपनी इच्छा दर्शाई कि भाई मिलना चाहिए, आप इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अब ये काफी दिन निकल गए थे, और कोरोना संकट के भी 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने उनके खुद के निमंत्रण पे हम गए, पटेल केवल साहब, वहां जिस गए, दौर में चाय मैं और आप पिए। बात कर रहे हैं, देखिए आमतौर पे ये एजेंडा आज तक दिल्ली में होता, किसी बड़े हॉल में आप और मैं मंच पे बैठे होते और सामने कम से कम 1000 लोग बैठ के आपको सुन रहे होते। आज मैं और आप अभी भी ऑनलाइन लाखों बात कर देख रहे हैं रहे होंगे। सैटेलाइट के थ्रू, इसलिए क्योंकि कोरोना का समय चल रहा, मिलना जुलना नहीं है। और आप ये कहेंगे कि राज्यपाल ने आपको चाय पे बुलाया था क्योंकि पुराने दोस्त हैं, और लोग मान लेंगे सर? तो अब और क्या किया जाए? अब और इसका कोई उपाय है? राज्यपाल महोदय बुलाए और हम ना जाएं, तो वो भी एक न्यूज है, वो भी अपने आप में कोई गलत पॉलिटिकल मूव हो जाएगी। गए तो भी उसमें गलती हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम लोगों ने आखिर, राजनीति में जो लोग रहते हैं, देखिए कोई भी, किसी को भी दुश्मन कोई हमारा है, मैं और शरद पवार जी की भी मैं बात कर रहा हूं। शरद पवार जी इस देश के कद्दावर नेता हैं, और साथ साथ में इस देश में थोड़े एक स्टेट्समैन जो कुछ लोग होने चाहिए, उनमें से उनकी गिनती होती। क्यों होती है कि आज भी विपक्ष में होते हुए भी अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो वो कभी भी इसमें हिचकिचाएंगे नहीं, प्रशंसा भी करेंगे, साथ भी देंगे। मैंने पार्लियामेंट में देखा है, मोदी जी ने खुद अपने पिछले 6 महीने पहले उन्होंने अपने एक भाषण में कहा पार्लियामेंट में कि मैं एनसीपी की तारीफ करूंगा, शरद पवार जी की तारीफ करूंगा, कि एक में ये नेता और पार्टी ऐसी है कि जो कभी भी विपक्ष में होने के बाद भी पार्लियामेंट के वो वेल में नहीं आते हैं,
पार्लियामेंट में गतिरोध नहीं खड़ा करते हैं। पार्लियामेंट में जो भी गतिरोध अगर विरोध करना है तो एक दर्जे से करते हैं और वो अपनी लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करते। शरद पवार जी को अगर आज भी विश्वास है कि अगर उन्होंने कोई सही बात प्रधानमंत्री जी को कही तो प्रधानमंत्री जी निश्चित, क्योंकि शरद पवार जी का एक कद अलग है और वो छोटी राजनीति, हल्की राजनीति कभी करते नहीं। पीएम शरद पवार की तारीफ करते हैं, देश की हर राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता शरद पवार की तारीफ करता है, और वो नारायण राणे की बात से डर जाते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। तो किसने डरा? कौन डरा नारायण राणे जी से? नारायण राणे जी, एक तो फ्रैंकली मैं कहूं, हमारे मित्र हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नारायण राणे जी आज किसके लिए बोलने गए वहां? ना बीजेपी उनको पूछती है, ना कोई मानती है, ना कोई किसी को और कोई उनको पूछ रहा है, तो क्यों वो वहां जाकर अपनी बात जो कोई सुनने वाला नहीं उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं? शायद सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे होंगे। और अब तो देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि ये अघाड़ी की सरकार 5 साल नहीं चलेगी, उनको नहीं लगता। अब भविष्यवाणी के वो अगर मास्टर है तो मुझे नहीं मालूम, ज्योतिषी का उनका जो भी तजुर्बा होगा, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, उसमें मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूं, जो तीनों पार्टियां, यस नो डाउट, शिवसेना के साथ एनसीपी या कांग्रेस का जाना लोगों को शुरुआत में आश्चर्य लगा होगा, नो डाउट, ये है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से बीजेपी और शिवसेना साथ में रहे, हमारा उनका हमेशा विरोध रहा। लेकिन जब उन्होंने एक फैसला किया और वो खुद होकर एक इतने बड़े अलायंस से बाहर निकले, और हम लोगों ने भी प्रामाणिक, बिना कोई शर्त, उनको वहां पर मुख्यमंत्री भी स्वीकार किया और एक 3 पार्टी का अलायंस हम लोगों ने तय किया है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये जितनी भी अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार कमजोर है, सरकार कभी भी गिर सकती है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता है। अब भविष्यवाणी अगर हमारे देवेंद्र फडणवीस जी या बाकी के कुछ हमारे साथी करने चाहते होंगे तो वो अलग बात है। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ जाते हैं सर कि कभी ये आरोप लगता है कि सरकार तो असल में शरद पवार की है, नाम केवल शिवसेना का है, सीएम शिवसेना का है। कभी राहुल गांधी खुद आके कह देते हैं कि नहीं साहब, हम तो केवल समर्थक हैं, फैसले तो ये लोग लेते हैं, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं। और फिर उन्हें सफाई भी देनी पड़ती है आदित्य ठाकरे को फोन करके कि नहीं, मैंने जो कहा था उसका वो मतलब नहीं था। इसलिए सारे सवाल उठते हैं। मैं शरद पवार जी के लिए कह सकता हूं, और किसी के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन शरद पवार जी के बारे में मैं इतना कहूंगा कि आज इतने एक अनुभवी नेता, हमारी पार्टी के अध्यक्ष है, हमारी सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, और शरद पवार जी को महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा मालूम है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे मतलब उनका अनुभव का इस सरकार को फायदा जरूर मिलता है। और मुझे मालूम है शरद पवार जी सिस्टम्स के बाहर कभी जाने वाले व्यक्ति नहीं है, कभी कोई सरकार की फाइल देखेंगे नहीं, कभी कोई किसी बात को देखे ऐसा गलत तरीके से हस्तक्षेप करेंगे नहीं। यस, वो अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी मुझे लगता है कि वो अपनी राय देंगे, लेकिन अंतिम फैसला जो मुख्यमंत्री का होगा, इतने बड़े नेता होने के बाद भी, उद्धव जी से भी सीनियर होने के बाद, बाला साहब ठाकरे और पवार साहब की दोस्ती थी, उस दर्जे के नेता होने के बाद भी मुझे मालूम है कि शरद पवार जी अपनी लक्ष्मण रेखा जो है एक सलाह देने की, और मुझे लगता है कि उद्धव जी को भी शरद जी अगर सलाह देते हैं तो निश्चित वो भी स्वागत करते होंगे, उनको भी अनुभव प्रशासन का कम रहा है, और अगर इतना अच्छा अनुभवी आदमी सही सलाह देने की कोशिश करता है, जिसमें हमारा भी तो स्टेक है, केवल उद्धव जी का स्टेक थोड़ी है, आखिर वो सरकार अच्छी चलेगी, अच्छे फैसले लेगी तो उसमें एनसीपी का भी तो स्टेक है। तो शरद जी का अनुभव का फायदा तो निश्चित उद्धव जी को मिलता होगा। उद्धव जी को अनुभव कम होने का नुकसान आपको लगता है इस कोविड के दौर में हुआ कि महाराष्ट्र आज पहले पायदान पर है? आपके विरोधी आरोप लगाते हैं। देखिए, अब ये तो प्राकृतिक आपदा है, अब इसमें अगर आप बोलोगे कि महाराष्ट्र को ज्यादा क्यों असर हुआ, महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो सब बातें बेकार है। अब वैसे तो अमेरिका में 1 लाख लोग मर गए, इटली में इतने लोग हो गए, हमसे क्या प्रगतिशील देश नहीं है? मगर जहां पर एक प्राकृतिक जो आपदा है उस पर अगर हम ये राजनीति करेंगे कि महाराष्ट्र में ज्यादा हो गई, यहाँ पर कम है, ये तो मुझे कहीं मतलब दूर दूर से भी ये बात पट नहीं रही है कि हम लोग इसको एक मतलब इतने छोटी सी मतलब केंद्र बिंदु बनाकर हम पूरी इसके बारे में चर्चा नहीं करें। पटेल साहब, आप असल में आप स्टारडम वाले मंत्री रहे, बड़े सारे सितारों के साथ आपका उठना बैठना रहा है, और एक समय कोविड की शुरुआत का वो था जब
फिल्मी सितारों ने एक के बाद एक ट्वीट करके, बधाई देकर, तारीफ में कसीदे पढ़कर कि महाराष्ट्र की सरकार कमाल कर रही है। उसके बाद स्थिति यह आ जाना कि महाराष्ट्र लगातार पहले पायदान पर हो कोविड केसेस के मामले में, तो इसलिए लोगों को वो चीजें ज्यादा चुभ रही हैं कि आप पीआर एक्सरसाइज में उस समय पड़ गए जिस समय आपको प्लानिंग एक्सरसाइज में लगा होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये बात भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देखिए, जब आपदा आती है तो सभी लोग मतलब अचानक कोई एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। मैं आपको कहना यही चाहता हूं, जो शुरुआत में मैंने कहा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सारे इस देश में पीपीई किट्स हो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आइसोलेशन वार्ड्स और आईसीयू, ये सारे सब तैयार करने का काम सबने मिलकर किया है। आज आपको मालूम है, अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र में अगर देखेंगे कि कितने जंगी पैमाने पर यहाँ पर सारी तैयारियां, और भविष्य में भी आज हमारे पास सारे आईसीयू बेड्स, आइसोलेशन वार्ड्स या हमारे जितने भी यंत्र है, ये अभी उसका पूरा 100% इस्तेमाल हमको करने की नौबत नहीं आई है। और उसके बावजूद इतनी ज्यादा फैसिलिटीज महाराष्ट्र ने तैयार की है, उसके लिए मैं समझता हूं। और देखो, मैं एक पार्टी लाइन पे नहीं बोल रहा हूं, मैं भी एक इस देश का नागरिक हूं, विद्वत हूं। मुझे भी मालूम है कि जो तैयारियां हो रही है वो सबसे अच्छे पैमाने पर करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। पटेल साहब, और उसमें इतनी केंद्र का तैयारी भी है साथ अगर, है, उसमें ऐसी क्या बात है, इतनी तैयारी है कोई अगर, किसी तो बीच बीच किसी में आपने खुद और वीडियोस कोई देखे होंगे सर। पब्लिक, और जो आपने प्रश्न जो पहले कहा कि भाई सितारों ने पब्लिसिटी की, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मुंबई में बहुत सारे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है। अगर उनमें से किसी ने अगर कोई किसी तारीफ कर ली सरकार के बारे में, तो उसका कोई पब्लिसिटी स्टंट कुछ नहीं है। सभी लोगों को इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें क्रेडिट क्या लेना है? आखिर ये तो मुल्क का एक प्रश्न है ना। आज महाराष्ट्र में अगर कोई बीमारी होती है, महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में भी जा सकती है, दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ आती है। कितने ऐसे केसेस है विश्व, बाहर से ये बीमारी तो बाहर से हमारे देश में आई है। अब मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी पहले से रहा है, इकोनॉमिक कैपिटल रहा है, हमेशा यहाँ पर आना जाना लोगों का विदेशों से बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है। तो इसमें क्या मुंबई का क्या दोष है? अगर मुंबई में बाहर से लोग अगर बीमारी लेकर आए, या उसका अगर कोई जानकर तो कोई नहीं लाया है, लाने वाले भी अनजानी में लाए, और सरकार की उस वक्त की जो तैयारी थी या जो सोच थी, वो चाहे सामूहिक हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, उसमें किसी को यह अंदाज ही नहीं था कि ये पैंडेमिक इस तरह से पूरे विश्व में बढ़ेगा और हमारे देश में भी इतने पैमाने पर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो भी हो रहा है ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। और जो भी प्रयास है, ये खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तक हम क्यों सीमित कर रहे हैं? दिल्ली वाले भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले भी कर रहे हैं, गुजरात वाले भी कर रहे हैं, यूपी वाले भी कर रहे हैं। आपने कहा कि तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। अगर तैयारी बहुत अच्छी है सर, तो बीच बीच में वो केईएम अस्पताल का वीडियो आपने देखा होगा, जहां परिवारों के साथ या मरीजों के साथ ही लाशों को रखा गया, या उसके पहले सायन का वीडियो आपने देखा होगा, जहां पर यह आरोप लगा कि कई कई घंटों तक लाशों को वहीं पन्नियों में बांध के रख दिया जाता रहा। अगर तैयारी हमारी अच्छी है, तो ये जानते हुए भी कि हम कोरोना को लॉकडाउन करके काफी हद तक रोक पाने में कामयाब रहे, ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? अभी तो वो हुआ नहीं जैसा हम डर के बैठे थे, आशंका थी जिसकी हमको। तब क्या होता अगर वैसा हो जाता? रोहित, अगर हम दृश्यों की बात करें तो पूरे देश में क्या क्या हमने दृश्य देखे हैं, रोना आता है। वो चाहे केईएम हॉस्पिटल का कोई दृश्य हो, चाहे कोई रेलवे स्टेशन पर किसी हमारे देश के कोई कोने में दृश्य हो, सड़कों पे दृश्य हो, रेलवे की पटरियों पे दृश्य हो, इसलिए इसकी बात ना करें। और अमेरिका में भी और इटली में भी आपने आपके ही चैनल पे देखा होगा, आपने दिखाया होगा कि बुलडोजर से लाशें गड्ढों में डाली गई है और बुझाई गई है कि नहीं? इसलिए मैं तो नहीं कह रहा हूं, इसलिए दृश्यों को अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े देशों में या हमारे देश के अन्य कोनों में ये तरह के दुखद जो दृश्य है, ये हमको सब जगह देखने मिले हैं। इसलिए मैं इसको इसलिए हमारे राज्य तक सीमित या केंद्रित न करते हुए, हो सकता है हमारे यहाँ भी कुछ गलतियां हो सकती है, हमारे यहाँ भी कुछ कमियां हो सकती है। आज किसकी तैयारी थी? आज आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी है, तमिलनाडु की पूरी तैयारी है, या और कोई राज्य की तैयारी है? क्यों गुजरात में भी लोग मर रहे हैं, क्यों और जगह मर रहे हैं? तो ये बात नहीं है। कृपया करके इसको, एकादा कोई गलतियां हुई भी होगी तो ऐसी गलतियां अगर निकालने जाएंगे तो हमारे देश में
कितने सारे हमको दृश्य, कैसे कैसे हमने माताओं को, एक एक महीने के बच्चों को गोद में, सर पे गठरी, साथ में और कोई बच्चा, कोई बैग पे बच्चा खींचा जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे एक माँ मर गई है, उसका बच्चा 1.5 साल का, उसको मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ को ढांका क्यों गया है। ऐसे भी दृश्य आपने पूरे देश में देखे हैं। तो कहां कहां हम इसकी गलतियां निकालने जाएंगे? गलतियां निकालने के बजाय ये समय है कि हम अब इसमें से आगे कैसे निकले। और मैं आज भी एक बात और कहना चाहूंगा कि केवल बंद करने से देश को, ये ठीक है जो हुआ जरूरी था, लेकिन अब अगर हम लोगों ने इसमें से एक तरीके से बाहर निकलने का अगर हम लोगों ने योजना नहीं बनाई, तो इस देश में लोगों की लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, ये बहुत बड़ा एक संकट निर्माण होने वाला है। लोगों की नौकरियां जाएगी, लोगों को उसके वजह से मरने की, मौत के घाट उतरने की नौबत आएगी। ऐसे भी दृश्य आगे भविष्य में ना हो, इसलिए हम लोगों को भी इसको बहुत प्लान तरीके से, लॉकडाउन इज गुड, बट लॉकडाउन से अब एग्जिट भी बहुत सही तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इसमें निकालने की जरूरत है। अभी आपसे पूछूंगा इस पर आपका सजेशन क्या है लॉकडाउन 5 को लेकर, लेकिन उसके पहले आपने एक बात कही कि शरद पवार अब महाराष्ट्र पर आजकल पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो दिल्ली का प्लान पूरी तरह छोड़ दिया क्या उन्होंने, या उनको लग रहा है तो 5 साल बाद आएगा तो तब तो रिटायर ही हो जाना शायद? देखिए, शरद पवार जी नेशनल लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, और हमारे पार्टी के नेशनल अध्यक्ष हैं, के पार्लियामेंट के सदस्य हैं। अब स्वाभाविक है अभी लॉकडाउन है, सारे लोग अपने अपने घरों में अटके हुए हैं, अपने राज्यों में अटके हुए हैं पिछले कई महीनों से। केंद्रीय मंत्री हो या राज्य का कोई बड़ा नेता हो, आप सभी अपने अपने घरों में हैं। आप भी हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? अदरवाइज आप भी हमको आज तक के स्टूडियो में बॉम्बे में बुला सकते थे। मगर सभी को ये मजबूरी है। अभी जहां पर हम बैठे हैं उसका, हम जहां पर भी हम अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए सभी का प्रयास है। शरद पवार जी का भी वही प्रयास है। जब केंद्र का सवाल आएगा, नेशनल, अभी देखिए नेशनल गवर्नमेंट का काम हम तो नहीं कर सकते हैं, और उनका काम जो भी हो रहा है उसमें हम मदद ही कर सकते हैं, अच्छी सलाह सूचन कर सकते हैं, लेकिन गतिरोध खड़ा करने का हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे दूसरी पार्टियां या दूसरे नेता कुछ भी करे, मैं आपको आज लिख के देता हूं, शरद पवार जी हो, मेरे जैसे व्यक्ति हो, हम लोग कभी भी ऐसे समय पर, पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी भूमिका यही रहेगी कि हमसे क्या हो सकता है, हम किस तरह से इसमें मदद कर सकते हैं, यही भूमिका लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यूपीए को, इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स जब आएगा वक्त करेंगे बिल्कुल। अभी ये कोरोना खत्म होने दीजिए, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने दीजिए, और भी कोई ऐसी बाद में जो परिस्थितियां आएगी, राजनीति की जगह है और बिल्कुल होगी। अब जो समय, देखिए समय किसी के लिए रुकता नहीं, न मेरे लिए, न उनके लिए, न किसी के लिए। इसलिए उम्र और बाकी चीजों की तो ये तो देखो, ये तो वक्त का तकाजा है। जो जिसका जैसा होगा, कोई हर आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनी जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, हर आदमी हर कुछ पाले ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक हमको जो सामर्थ्य है हमारा उसका सही उपयोग तो करें। और मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, शरद पवार जी में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। आज आप आ गए हैं तो एक चीज, अब तो आपने खुद ही कह दिया कि आपकी सरकार मजबूत स्थिति में है, कोई गिरने वाला खतरा नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। तो एक चीज तो आज बताई दीजिए, देश को पता तो लगे कि हुआ क्या था। ये अजीत पवार वाला जो पूरा प्लान था, वो उधर भी डिप्टी सीएम बन गए, वो इधर भी डिप्टी सीएम बन गए, वो उस सरकार में भी हो गए जो सरकार बन के भी बन ना पाई, मुंह हाथ में आ गई और मुंह तक नहीं खा पाए उसको। वो पूरी कहानी थी क्या सर? आज बता तो दीजिए। और उसका सूत्रधार कौन था? देखिए, कोई सूत्रधार नहीं थे, और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि उसको अब देखिए, हर चीज का विश्लेषण करना भी संभव नहीं है। एक व्यक्तिगत निर्णय भी कभी हो सकता है किसी व्यक्ति का, उसमें कहीं जिसको बोलते हैं रॉन्ग जजमेंट भी हो सकता है, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस। देखिए, बात ऐसी हुई कि सरकार बनाने का जब सवाल आया लोकसभा, अपने विधानसभा के चुनाव के बाद, तो शिवसेना और बीजेपी की स्वाभाविक सरकार बनना जरूरी था, क्योंकि उन दोनों पार्टी की मेजॉरिटी थी और दोनों अलायंस में लड़े थे। हम और कांग्रेस अलायंस में लड़े थे, इसलिए हम लोगों को नंबर नहीं थे, हमको ऑपोजिशन में बैठने का भी हमारा नेचुरल एक रास्ता था। जब शिवसेना और बीजेपी में अनबन होने लगी और काफी समय तक ये अनिश्चितता की एक घड़ी वहां पर बनी रही, बहुत दिनों तक, करीब 20-25 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे।
तो उस दौरान ये कहीं ना कहीं हर मतलब नेता ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेटरी बात की होगी। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी उस वक्त कई बात की होगी, भाई अगर ये सरकार नहीं बन रही है आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं आते। ये उनकी एक प्रकार की बातचीत जरूर हुई थी, और उस वजह से उस टाइम पे कोई ऐसी बात नहीं थी। हम तो सरकार में जाने का कोई हमारा रोल ही नहीं था, क्योंकि हम और कांग्रेस के बाद नंबर ही नहीं थे। और इन दोनों की आपस में अनबन होने की वजह से ही ये सिचुएशन एक शायद निर्माण हो सकती थी। ऐसा इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई होगी। तो अजित पवार आपका अब प्लांट नहीं थे मतलब वहां? नहीं 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 नहीं, कोई प्लांट वांट नहीं थे। प्लांट होते तो दूसरे दिन सरकार का हमारे बनाने का प्रक्रिया का काम कैसे शुरू होता। क्यों ऐसा, अगर अगर ऐसा होता तो हमारे एमएलए और बाकी के सारे लोग सरकार बन के वो आगे चल जाती। ऐसा प्लान किसी का नहीं था। प्लान नो डाउट अजीत दादा ने बात की थी। अगर एक अन्यथा सिचुएशन बनेगी, अब वो थोड़ी बहुत देखो, कहीं कुछ बातें पर्दे के पीछे भी इसलिए रहने दो, इसलिए नहीं कि कोई उसमें कोई छुपाने की बात है, लेकिन अब जो हो चुका है बीत चुकी है। और ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने भी बाद में कहा, कई बार कहा कि भाई मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि शरद जी को या एनसीपी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन उस वक्त उनको ऐसा लगा उनके जजमेंट से कि शायद कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी की मिलकर सरकार बन जाएगी, क्योंकि अदरवाइज अनिश्चितता का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ था और लोग, बहुत सारे एमएलए भी अस्वस्थ थे। आप नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। इस समय लॉकडाउन के बीच जो हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं, आप उस फैसले से सहमत हैं? आपको लगता है कि अब समय आ गया था जब यह खोलना जरूरी था? और लोग एक सवाल पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हरदीप पुरी से मुलाकात होगी तो उनसे भी पूछूंगा कि आप हवाई अड्डे पर लोगों को कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 कुर्सियों के बीच की एक कुर्सी खाली रखते हैं, लेकिन एरोप्लेन में कहते हैं कि नहीं, तीनों को एक साथ बिठा दीजिए, बीच की कुर्सी भरने से कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, कोरोना नहीं फैल रहा। इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कोई? यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगेन मैं अपने विवेक से और मेरे नॉलेज से बोल रहा हूं। मैं उस मंत्रालय में 8 साल रहा हूं। एक बात निश्चित है कि हवाई सेवाओं का फिर से पुनः शुरू करना ये बहुत जरूरी था, और फैसला ये सही है। शायद 15 दिन पहले भी करते तो ज्यादा बेहतर रहता। 2 बातें उसकी वजह बताई। लॉकडाउन हमें, जैसे मैंने पहले अपनी कुछ बातों में कहा कि करना ये तो जरूरी था, लेकिन अब इस लॉकडाउन से बाहर निकलना ये भी उतना ही जरूरी है। आज इतने बड़े देश में अगर हम लोगों की यातायात पे अगर पाबंदी हमेशा के लिए लगा देंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। एक, दूसरी बात, आज जिस तरह से ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ट्रेन में जिस तरह से लोग, कितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, आपने खुद अपने चैनल पे कितने दृश्य दिखाए कि भीड़ की भीड़ जाके उमड़कर ट्रेनों में बैठने की कोशिश कर रही है, रेलवे स्टेशनों पे भर के जा रहे हैं। तो उसके मायने में एक एयरपोर्ट पे नियंत्रण निश्चित रहता है, आप भी जानते हैं। उतना कभी अनियंत्रित काम हो नहीं सकता, और वो नियंत्रण की वजह से वो एक पॉजिटिव बात। तीसरी बात जो आपने कहा कि बगल से बगल में लोग बैठेंगे तो कैसे होगा। देखिए, वैसे अगर आप देखना जाएंगे तो काफी रेगुलेटेड इसलिए भी है कि टेम्परेचर चेक होते हैं। थोड़ा बहुत जो बैठने वाला वर्ग है वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा संयमी रहता है, थोड़ा बहुत समझदार रहता है कि भाई मेरे को भी अपनी डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, परफेक्ट सोल्यूशन अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं भी नहीं निकलेगा। अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट चालू रही है पूरे कोविड के समय में, इंग्लैंड में चालू रही, बहुत सारे देशों में चालू रही। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार थे और हम ही जिम्मेदार थे। लेकिन अब तो अमेरिका इंग्लैंड दोनों पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, जितने लोग अमेरिका में मर गए हैं सर। मैं लिमिटेड हवाई सेवाओं की बात कर रहा हूं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल यहां पर हवाई जहाज में बैठने की वजह से। देखिए, उसमें भी तो केयरफुल रहेंगे ना। हर लोग मास्क दिए जा रहे हैं, लोग बहुत सारे ग्लव्स पहनते हैं, कोई खाने पीने की सेवाएं नहीं प्रदान की जा रही है, टेम्परेचर चेक आने जाने के टाइम पे हो रहा है, क्वारंटीन हो रहा है, बहुत सारी चीजें। उसमें ऐसा थोड़ी है कि केवल हवाई सेवाएं नॉर्मल जैसे हमेशा होती थी उस तरह से शुरू कर दी गई है। तो और दूसरी बात मैं एक और बताता हूं, अगर ये हवाई जहाज की कंपनियों को अगर हमको जीवित रखना है, वरना जेट एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन, सारा कई बंद हो गई। उस तरह से आज जो एक इतनी बड़ी चॉइस और इतनी बड़े पैमाने पर हवाई सेवाएं आज उपलब्ध है इस देश में, जिससे सामान्य मिडिल क्लास
रोहित जी, आप भी समझते हैं कि जो लोग हवाई जहाज में कभी नहीं बैठते थे, उनको हवाई जहाज में बैठने का आज मौका मिला है। उसकी वजह है कि जब मैं भी था, मैं थोड़ी बात अपने तरफ भी तारीफ लूंगा कि हम लोगों ने पूरी हवाई सेवाओं को काफी खोल दिया। जो बंधन थे उनको हमने दूर किया, और उस वजह से आज सामान्य आदमी भी हवाई जहाज में बैठना और इतने बड़े पैमाने में बैठने की आज उसकी शुरुआत हुई। करोड़ों में हर साल नागरिक हवाई जहाज में जाते हैं। तो ये कंपनियां भी, अगर देखिए फाइनेंशियली, एक एयरलाइन का मॉडल मुझे मालूम है, अगर हमको कंपनियां बंद करनी होगी और उसके वजह से बेरोजगारी, उसके वजह से और इकोनॉमिक हार्डशिप, उसके वजह से बैंकों का पैसा जाएगा। ये भी तो देखिए, मैं इसीलिए शुरुआत में जो बोला, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। लॉकडाउन जरूरी था एक लिमिटेड पीरियड के लिए, क्योंकि उस दौरान अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी बहुत सारी चीजें जो है, लोगों में भी अवेयरनेस, लोगों को भी एक मतलब इसका खौफ भी होना चाहिए कि भाई हम गैर जिम्मेदारी से ना रहें। ये सारी चीजें, वो लॉकडाउन महीना 2 महीना हमारा जो उद्देश्य था वो जरूरी था और वो फायदेमंद था। लेकिन अब उसको परमानेंट लॉकडाउन कैसे करोगे? आप इस देश को क्या मुल्क को बंद कर दोगे? मुल्क की एयरलाइन कंपनीज को कल उनकी इकोनॉमिक्स मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उस मंत्रालय में रहा हूं, मैंने देखा भी है। आज आपको दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई चीज नहीं करेंगे, अगर हम ये बात को अगर नजरअंदाज करेंगे तो नुकसान इस देश का होगा, देश की इकोनॉमी का होगा, कल रोजगार का होगा। आप भी देखते हैं, अगर एयरलाइन नहीं होगी जी, तो यातायात नहीं होगी। ये इतनी सारी होटलें हमारे देश में बनी हुई है, ये होटलों में आज ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से 15 दिन महीना आप और लॉकडाउन कर लो, मगर ये होटलों में कौन जाएगा? टूरिज्म आज कितना बड़ा ये देश का टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, ये एयरलाइंस, इसमें कितने सारे लोगों को के जीवन उसमें पलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये प्रफुल्ल आप पटेल खाली साहब, कोरोना को लड़िए, नो डाउट, जी, ताकत से लड़िए, हम सब साथ में हैं। लॉकडाउन किया, पूरी तरह से उसका स्वागत, लेकिन अब वक्त ये भी आया है कि लॉकडाउन को किस तरह से हम अपने जीवन को फिर से एक संतुलित तौर पे हम शुरू करेंगे। ये दोनों का बैलेंस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे हम लोगों को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है सरकार को भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों का बैलेंस करके हमको आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल पटेल, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता, अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा और जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। केवल तालाबंदी करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।